हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एचटेट के लिए हम अपना टीजीटी साइंस बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, फूड का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा मैंने आपको 2021, 2022 और 2023 में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने आपको करा दिए। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग। तो जब हम वर्ल्ड ऑफ द लिविंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया में जाते हैं, किसी पर्टिकुलर रीजन में जाते हैं, तो आपको वहाँ पर है ना बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। बहुत सारे अलग अलग तरीके के पौधे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलते हैं। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जितने ज़्यादा टाइप के आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, जितने ज़्यादा टाइप के एनिमल्स दिखाई देंगे, उसको हम क्या टर्म करते हैं? बायोडाइवर्सिटी टर्म करते हैं। अब देखो, जो ग्रुपिंग होती है ना, जब हम चीज़ों को ग्रुप करके रखते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है उनको पढ़ना, ठीक है, उनके बारे में चीज़ें जानना हमारे लिए। जैसे कि हमने प्लांट्स को एक कैटेगरीज में रख दिया, एनिमल को एक कैटेगरी में रख दिया, तो हमने क्या किया है? ग्रुपिंग की है। तो अब हम ग्रुपिंग करते किसके बेसिस पे है? उनके बीच में कितनी सिमिलैरिटीज़ है। जिनके बीच में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा होती है वो एक ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, और जितनी ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं, वो दूसरे ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। देखो, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग ग्रुप में क्यों रखे गए? क्योंकि प्लांट्स जो है वो सबके सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एनिमल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या देखते हैं? उनके बीच में सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज देखते हैं। अब उसके बाद है ना, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे मॉडिफाइड स्टेम्स का नाम बताइए जो फूड को स्टोर करती हैं। तो जो पोटैटो है वो क्या है? एक तरीके की मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है। आपसे ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको लगेगा कि पोटैटो जो है वो रूट है, लेकिन पोटैटो जो है वो रूट नहीं है, वो शूट है, वो स्टेम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाया है किसका? हल्दी का, टर्मरिक का। और टर्मरिक की जो मॉडिफाइड स्टेम होती है उसको हम है ना राइजोम भी बुलाते हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे पता लगाते हैं कि जो हमारा पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, जमीकंद है, कोलोकेशिया है, ये सब क्या है? हमारे अंडरग्राउंड स्टेम है। देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेम्स इसलिए क्योंकि इनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलेंगे? नोड्स एंड इंटर नोड्स देखने को मिलेंगे। नोड्स एंड इंटर नोड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। रूट्स के अंदर नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अंडरग्राउंड स्टेम के एग्जाम्पल बताए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पोटैटो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है। जिंजर भी अंडरग्राउंड स्टेम है, टर्मरिक भी अंडरग्राउंड स्टेम है, जमीकंद भी और कोलोकेशिया भी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ऐसी रूट्स जो खुद को मॉडिफाई कर चुकी है फूड स्टोर करने के लिए। तो हमारी जो गाजर है, हमारी जो बीट रूट है, हमारा जो शलगम है, मूली है, स्वीट पोटैटो है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल है। और ये क्या स्टोर करती है? अपने अंदर फूड को स्टोर करती है। तो आपसे अगर एग्जाम में देके पूछा जाता है कि कैरेट, बीट रूट, रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो ये क्या है? तो ये सब क्या है? मॉडिफाइड रूट का एग्जाम्पल है, शूट का एग्जाम्पल नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि रूट के एग्जाम्पल कौन है और शूट के एग्जाम्पल क्या है। उसके बाद आता है हमारे अनियन और गार्लिक। तो अनियन एंड गार्लिक को देख के आपको लगेगा कि ये रूट है कि शूट है, तो एक्चुअली ये मॉडिफाइड लीव्स है। तो जो हमारे अनियन एंड गार्लिक है, उनकी जो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं, स्टोर करती हैं फूड को, ठीक है। तो ये आपको याद रखने। उसके बाद जो हमारे प्लांट्स हैं उनको हम किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? सबसे पहली कैटेगरी आती है हमारे ट्री, जिनको हम क्या बोलते हैं? पेड़ बुलाते हैं। तो ऐसे पेड़ जो बहुत लंबे लंबे ग्रो कर जाते हैं, बहुत जिनकी हाइट ज़्यादा होती है, जिनकी अगर आप बार्क को देखोगे, स्टेम को देखोगे, तो बहुत हार्ड स्टेम आपको दिखाई देती है, थिक होती है, ब्राउन और वुडी स्टेम दिखाई देती है, बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है ग्राउंड से दूर दूर तक, ऊपर बहुत दूर दूर तक स्टेम फैली रहती है इनकी। इनको हम क्या बुलाते हैं? ट्री बुलाते हैं। तो जो आपका मैंगो का ट्री है, पीपल का ट्री है, बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, आम का पेड़ है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? पेड़ों के एग्जाम्पल है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा हाइट में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, वुडी स्टेम होती है। उसके बाद हमारे प्लांट्स को हम क्या किस में कैटेगराइज कर सकते हैं? श्रब्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए पिक्चर भी लगाया श्रब्स के। तो आपके जो श्रब्स होती है, इनकी जो ब्रांचेस होती है वो वुडी ज़रूर होती है, वुडी स्टेम होती है, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के बहुत ही क्लोज रहती है। जैसे ट्री में क्या होता है, हमारी जो ब्रांचेस है वो बहुत ही दूर रहती है ग्राउंड से। यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के बहुत पास पास रहते हैं। इनकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है, लेकिन उतनी मोटी नहीं होती जितनी ट्री की मोटी होती है, ठीक है। तो जो हमारा रोज का प्लांट है वो किसका एग्जाम्पल है? श्रब का एग्जाम्पल है। देखो, यहाँ मैंने फोटो में भी आपके लिए रोज प्लांट लगाया है। उसके बाद आती है हमारी हर्ब्स। तो बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम उनकी देखने को मिलती है आपको,
ठीक है। उनके अंदर आपको कोई वुडी स्टेम देखने को नहीं मिलती है। इनको हम क्या बुलाते हैं, हर्ब्स बुलाते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो हमारा जो पुदीने का पौधा है, जो हमारी बेसिल है, ऑर्गेनो है, हर्ब्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इनकी स्टेम ग्रीन रहती है, बहुत सॉफ्ट होती है। उसके बाद आते हैं हमारे क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। तो ऐसे प्लांट्स जो क्या है, जमीन में लेटे रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड में फैले रहते हैं, पूरे के पूरे जमीन में लेटे रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, क्रीप करते हैं ये। इसका एग्जाम्पल कौन है, वाटरमेलन। आपकी जो वाटरमेलन की बेल होती है वो पूरी की पूरी ग्राउंड में फैली रहती है। उसके बाद आते हैं हमारे क्लाइंबर्स। तो हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम जो है वो बहुत वीक होती है और उनको सपोर्ट चाहिए। अगर उन्हें किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो क्या करते हैं, क्लाइम कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा जो मनी प्लांट है, हमारा जो पी का प्लांट है, जो हमारे अंगूर की बेल है, वो सब किसके एग्जाम्पल है, क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल्स है। ठीक। उसके बाद अगर आप अपने प्लांट की लीव्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको है ना बहुत सारी वेन्स दिखाई देती है। और ये जो पैटर्न होता है वेन्स का, हमारी लीफ के ऊपर जो आपको पैटर्न नजर आ रहा है वेन्स का, इसको हम क्या बुलाते हैं, विनेशन बुलाते हैं। अब हमारी लीव्स में ना दो टाइप का विनेशन आपको देखने को मिलता है। जब भी आप किसी भी पत्ते को देखो ना, तो आप ध्यान से उसका विनेशन नोट करना कि उसके अंदर पैरेलल विनेशन है या फिर रेटिकुलेट विनेशन है। तो यहाँ पर आपको पैरेलल विनेशन में क्या दिखाई देगा, जो लीव्स है उसकी जो वेन्स है वो क्या है, पैरेलली रनिंग कर रही है, एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। ठीक है, तो हमारा जो ग्रासेस के जितने भी प्लांट्स है, हमारा जो बनाना का लीफ है, वो किसका एग्जांपल है, पैरेलल विनेशन का एग्जांपल है। यहाँ फोटो में भी मैंने आपके लिए बनाना का फोटो लगाया है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा रेटिकुलेट विनेशन। तो यहाँ पर है ना आपको नेट लाइक पैटर्न दिखाई देगा, लीव्स पे है ना बहुत सारा पैटर्न, बहुत सारी वेन्स निकल रही है। उन्होंने क्या बना रखा है, एक नेट लाइक पैटर्न बना रखा है, और इसी को हम क्या बुलाते हैं, रेटिकुलेट विनेशन बुलाते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्लांट्स क्या है, वो क्या शो करते हैं, रेटिकुलेट विनेशन को शो करते हैं। और हमारा जो हिबिस्कस का प्लांट है वो क्या शो करता है, रेटिकुलेट विनेशन शो करता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि पैरेलल विनेशन मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रास फैमिली के अंदर और बनाने के अंदर क्या देखने को मिलता है, पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद आती है रूट्स। तो हमारे प्लांट की रूट कैसी हो सकती है, तो हमारे प्लांट के पास टैप रूट भी हो सकती है। कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके अंदर टैप रूट प्रेजेंट होती है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। तो टैप रूट का मतलब होता है अगर एक ही बड़ी लार्ज और सेंट्रल रूट जो है वो बेस से ग्रो होकर आ रही है, उसको हम क्या बुलाते हैं, टैप रूट बुलाते हैं, मेन रूट बुलाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कैरेट है, टर्निप है, वो सब किसका एग्जाम्पल है, टैप रूट का एग्जाम्पल है। उसके बाद आती है हमारी फाइब्रस रूट। तो ऐसी रूट्स के अंदर है ना आपको बहुत सारी सिमिलर साइज की ब्रांचेस देखने को मिलती है, बहुत सारी ब्रांचेस नजर आती है आपको। तो वो क्या होती है, हमारी फाइब्रस रूट होती है, जैसे कि आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी ग्रास फैमिली होती है और जो हमारा वीट का, गेहूं का पौधा है, अगर आप उसको कभी भी उखाड़ के देखोगे ना, तो उसके अंदर से आपको बहुत सारी फाइबर नजर आएंगे, फाइब्रस रूट नजर आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो सदाबहार का पौधा है और हमारा जो चने का पौधा है, उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर आप उसकी पत्तियों को देखोगे तो आपको रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलेगा, और अगर आप उसकी रूट को देखोगे तो आपको टैप रूट नजर आएगी। उसके बाद जो हमारा लेमन ग्रास का पौधा है, ठीक है, लेमन ग्रास के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत सारे लोग उसकी चाय बनाकर भी पीते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पैरेलल विनेशन देखने को मिलता है और फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है, क्योंकि वो एक तरीके से ग्रास फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लांट्स। सीड के साइज को देख के हमने उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक कैटेगरी है मोनोकोट और एक कैटेगरी है डाइकोट। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर आपको सीड में सिंगल कॉटलिडन देखने को मिलेगा, जिसको आप स्प्लिट नहीं कर सकते दो पार्ट में, उसे हम क्या बुलाते हैं, मोनोकोट बुलाते हैं। पैरेलल विनेशन होता है ऐसे प्लांट्स के पास और फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। तो जो हमारा मक्के का पौधा होता है ना, तो जब भी आप अपने मक्के के पौधे को देखोगे ना, तो उसका जो बीज होता है उसको आप दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, एक सिंगल सीड ही उसके पास प्रेजेंट होता है। तो उस प्लांट को हम क्या बुलाते हैं, मोनोकॉट बुलाते हैं। हमारा वीट भी क्या है, मोनोकॉट है, हमारा मेज क्या है, वो भी मोनोकॉट है। उसके बाद आते हैं हमारे डाइकॉट प्लांट। तो डाइकॉट का मतलब होता है डाइकॉटलिडन। तो ऐसा सीड जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कॉटलिडन में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, डाइकॉट प्लांट बुलाते हैं। इसके अंदर आपको रेटिकुलेट विनेशन देखने को मिलता है और टैप रूट नजर आती है। तो आपका जो चने का पौधा है, आपका जो राजमा है, चना है, इन सबको जब आप पानी में भिगोते हो तो थोड़ी देर के बाद है ना दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बुलाते हैं, डाइकॉट प्लांट बुलाते हैं, डाइकॉटलिडन प्लांट बुलाते हैं। उसके बाद होता है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर किस तरीके के अडेप्टेशंस आपको देखने को मिलते हैं, किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। उससे पहले आपको समझना है कि हैबिटेट हम किसको कहते हैं और अडेप्टेशन हम किसको कहते हैं। तो ऐसी कोई भी जगह जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। अगर आप अपने घर पे बैठ के ये लेक्चर सुन रहे हो तो आप कहाँ पर हो, अपने हैबिटेट के अंदर हो। तो ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा हैबिटेट कहलाता है।
उसके बाद आता है दूसरा टर्म अडेप्टेशन। तो देखो, जब हमें किसी पर्टिकुलर रीजन में रहना है, अगर आपको एक ऐसे रीजन में रहना है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, आपको किसी ऐसे रीजन में रहना है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सके, उसके लिए वहाँ पर उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाते हैं, और उन स्पेशल फीचर्स की वजह से वो जो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन है, वो उस पर्टिकुलर रीजन के जो एक्सट्रीम वेदर है उसको सर्वाइव कर पाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फीचर्स हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको ही हम क्या बुलाते हैं, अडेप्टेशंस बुलाते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारी मछली होती है वो पानी के अंदर रहती है, अब वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सके इसलिए उसको कैसी बॉडी मिली है, स्ट्रीमलाइन बॉडी मिली है, उसको फिन्स मिले हैं जो उसकी किस में मदद करते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है जो उसका सबसे आगे वाला पार्ट है, मुंह वाला पार्ट है, वो नैरो है, फिर उसका बीच वाला पार्ट क्या है, वो चौड़ा है, और उसका फिर से जो टेल वाला पार्ट है वो फिर से नैरो है, ठीक है, पतला है। तो ये जो बॉडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। और स्ट्रीमलाइन बॉडी किस में मदद करती है, स्विमिंग में हेल्प करती है। तो इस तरीके का अडैप्टेशन आपको फिश के अंदर क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसे पानी में रहना है, और पानी में रहने के लिए आपको कंटिन्यूसली स्विम करना होता है, इसलिए उसको इस तरीके की बॉडी मिली है। तो ये क्या है, उसके अंदर की अडैप्टेशन है। जो गोट है, जो बकरी होती है, वो घास वाले एरिया में रहती है, तो उसके पास है ना लेग्स प्रेजेंट है, जिससे है ना वो बहुत सारे दूर तक एरिया में जा सके और चढ़ सके, अपना खाना खा सके। उसके बाद आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट किसको बोलते हैं, और एक्वेटिक हैबिटेट कैसे मिलते हैं। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। उनका घर जो है वो किस पर है, धरती पर बना हुआ है, लैंड पर बना हुआ है, उसको हम क्या बुलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बुलाते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के एग्जांपल कौन है, हमारे जितने भी जंगल है, हमारे जितने भी डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, माउंटेन्स है, ये सब किस पे बना हुआ है, ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे एक्वेटिक हैबिटेट। तो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो है ना जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर रहते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बुलाते हैं। बहुत सारी हमारी जो तालाब है, नदियाँ हैं, नहरें हैं, ओशियंस है, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर आते हैं। अब हमारे कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के अंदर भी रह सकते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस बुलाते हैं। हमारा जो फ्रॉग है वो पानी के अंदर भी रह सकता है, उसके बाद वो लैंड पे भी आराम से चल पाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या बुलाते हैं, एम्फीबियंस बुलाते हैं। फ्रॉग इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है डेजर्ट एरिया में अंदर क्या होता है। तो आपको पता है डेजर्ट वाला जो एरिया होता है, आपका जो मरुस्थल वाला एरिया होता है, वहाँ पर है ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, रात में क्या होता है, रेत बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस एरिया के है ना ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, उनके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट अडेप्टेशन देखने को मिलेगी जो इन दोनों कंडीशन को सर्वाइव करने में उनकी मदद करेगी। यानी कि दिन में वो गर्मी बर्दाश्त कर सके, रात में वो ठंड बर्दाश्त कर सके। इसलिए जितने भी हमारे डेजर्ट एरिया के प्लांट होते हैं जिनको हम कैक्टस प्लांट बुलाते हैं, उनके अंदर आप देखोगे बहुत ही थिक और फ्लैशी स्टेम देखने को मिलता है। लीव्स मोस्टली प्रेजेंट नहीं होते, लीव्स अगर प्रेजेंट होते भी है तो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, कांटों में मॉडिफाई हो जाते हैं। और ये जो पूरा का पूरा थिक और फ्लैशी स्टेम है वो उसकी किस में मदद करता है, बहुत सारे पानी को वो अपने अंदर स्टोर करके रख सके, ताकि जो वहाँ की इतनी ज़्यादा हॉट कंडीशन है उसमें भी उनके अंदर पानी प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये थिक और फ्लैशी स्टेम क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन होने से रोकते हैं, यानी कि पानी का जो लॉस होता है लीव्स के थ्रू उसको रिड्यूस करते हैं, ताकि प्लांट्स के पास बहुत देर तक पानी बना रहे। उसके बाद क्या होता है, आपको डेजर्ट के अंदर, मरुस्थल के अंदर कौन देखने को मिलता है, कैमल देखने को मिलता है, ऊंट देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो ऊंट होता है उसकी बहुत ही लंबी लंबी टांगे होती है और उसका हूफ जो है वो बहुत ही वाइड होता है। अब जो उसकी लंबी टांगे है उसकी किस में मदद करती है, उसको सैंड पे चलना है। अब सैंड दिन में बहुत गर्म हो रखा होगा और वो उसमें धंस ना जाए, और ऊपर से उसको हीट भी तो आएगी ना, सैंड में से बहुत सारी हीट निकलेगी, तो उस हीट से बचाने के लिए उसको लंबी लंबी टांगे दी गई है नेचर के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है फूड जो है वो इतने इजीली अवेलेबल नहीं रहता है, तो कैमल क्या करते हैं, बहुत सारा पानी, बहुत सारा खाना ऑलरेडी अपने हम्प में है ना स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। और वो उसकी हेल्प करता है, जब उसको कहीं पे भी खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, उस टाइम जो उनके हम्प के अंदर प्रेजेंट है खाना, उसको वो इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप डेजर्ट एरिया के कैमल को देखोगे ना, तो वो बहुत ही कम यूरिन को एक्सक्रीट आउट करता है, उनका जो गोबर होता है वो बहुत ही सूखा होता है और उनको पसीना भी नहीं आता। ये सब किस तरीके के अडेप्टेशंस है, क्योंकि उनको डेजर्ट में रहना है, वहाँ पर पानी बहुत कम है। अगर वो बहुत ज़्यादा यूरिन कर देंगे, बहुत ज़्यादा पसीना निकालेंगे, तो उनको प्यास लगेगी, उनको बार बार पानी पीना पड़ेगा, पानी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत कम यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं, पसीना बिल्कुल नहीं आता है उनको, और जो उनका गोबर है वो भी बहुत सूखा होता है, ठीक है। वो अपनी बॉडी से कम पानी को लूज करते हैं, ताकि वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सके, ठीक है। उसके बाद है ना कोल्डर रीजन्स क्या होते हैं। तो कोल्डर रीजन जो आपको पता है, आपके जितने भी पहाड़ी इलाके हैं मोस्टली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, ठीक है। वहाँ के जो प्लांट्स हैं उनकी अलग ही तरीके की लीव्स रहती हैं,
कोनिकल शेप होती है, स्लोपिंग ब्रांच होती है देवदार ट्री की। जैसे ही उसके ऊपर आकर बर्फ ठहरती है एकदम से वो उसको क्या कर देता है, स्लोपिंग ब्रांच होने की वजह से नीचे गिराता रहता है, ठीक है। और अगर आप उनकी लीव्स को देखोगे ना, मोस्टली निडल लाइक शेप होती है, ताकि उनके ऊपर बर्फ ज्यादा देर तक रुक ना पाए, वो फटाफट नीचे गिरता रहता है, नीचे गिरता रहता है, ठीक है। उसके बाद है ना, आपको पता है हमारा जो हॉट डेजर्ट है वो तो ठीक है, उसके बाद है ना कोल्ड डेजर्ट किसको बुलाते हैं? तो जो हमारा लद्दाख है उसको हम क्या बुलाते हैं? कोल्ड डेजर्ट बुलाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, एक बार में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कोल्ड डेजर्ट किसको कहते हैं, तो लद्दाख को है ना हम कोल्ड डेजर्ट बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आपको कोई पेड़ पौधे तो देखने को नहीं मिलेंगे और बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चलती है, बहुत स्पीड से हवा चलती है, ठीक है, सूखी हवा चलती है, ड्राई एयर चलती है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी आपको कैमल देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा मरुस्थल का कैमल था और जो हमारा कोल्ड एरिया का कैमल है उनके बीच में आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो कैमल है ना, कोल्ड एरिया का जो कैमल है, इसकी जो हाइट है और इसकी लेग्स की भी जो हाइट है वो दोनों की दोनों छोटी होती हैं एज कम्पेयर टू जो डेजर्ट में रहने वाला कैमल है, ठीक है। अब इसकी जो छोटी छोटी टांगे है वो इसकी किस में हेल्प करती है? माउंटेन रीजन में ये आराम से चल सके उसमें इसकी हेल्प करती है। तो कोल्ड डेजर्ट वाला जो हमारा कैमल होता है ना, उसके पास है ना दो हम्प्स प्रेजेंट है, एक हम प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर, तो एक हम प्रेजेंट था, यहाँ पर दो हम प्रेजेंट है। और विंटर्स में है ना, क्योंकि ज़्यादा खाना अवेलेबल ही नहीं होता, तो इसके हम्प जो है वो आपस में क्या कर लेते हैं, अपने आप को श्रिंक कर लेते हैं, और जो फूड स्टोर्ड है उसके अंदर उसको ये खाते रहते हैं। उसके अलावा यहाँ का जो कैमल है ना, उसके पास बहुत सारे बाल प्रेजेंट होते हैं जो उसकी मदद करते हैं कि वो वहाँ का जो इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पर उसको सर्वाइव कर सके, क्योंकि जितने ज़्यादा हेयर प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो उसे ठंड से बचाने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा रोडोडेंड्रोन, जो यहाँ पर ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, ये किसके फ्लावर है? रोडोडेंड्रोन के फ्लावर है। तो रोडोडेंड्रोन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है ना अपने आप को अडेप्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आपको अडेप्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए। तो अगर आप है ना नीलगिरी के रोडोडेंड्रोन प्लांट को देखोगे तो वहाँ पे उसकी हाइट है ना बहुत छोटी रहती है, उसकी जो पत्तियां है वो भी छोटी रहती हैं, ठीक है, और फ्लावर्स जो है वो बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। लेकिन अगर आप सिक्किम के रोडोडेंड्रोन को देखोगे तो उसकी हाइट है ना बहुत ज़्यादा होती है और उस पर भी बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं। तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स दोनों जगह पर है, लेकिन एक की हाइट देखो कितनी छोटी है और एक की हाइट जो सिक्किम में है उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो प्लांट है ना अपने पर्टिकुलर रीजन में, जिस पर्टिकुलर एरिया में उसे सर्वाइव करना है उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। एनिमल्स भी अपने अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, आप भी ऐसा करते हैं। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे विंटर के क्लोथ लेके जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ पर सर्वाइव करना है। अगर आप राजस्थान जाते हैं तो आप डिफरेंट टाइप का क्लोथिंग लेके जाते हैं क्योंकि आपको वहाँ की गर्मी सर्वाइव करनी है। तो इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स भी अपनी बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस कर लेते हैं जो उनको सर्वाइव करने में मदद करें। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।